श्री विक्रमादित्य जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन चंद्रप्रभा नेगी जी, हमारे एपीएस के चेयरमैन, एपीएमसी के चेयरमैन देवानंद वर्मा जी, हमारे पूर्व में आदि के विधायक किशोरीलाल जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य पूर्व में गिनी चौहान जी, श्रीमती विमला शर्मा जी जो जिला परिषद झांकड़ी की सदस्य है, श्री त्रिलोक भ्रूणी जी जिला परिषद सदस्य, यशपाल जी डायरेक्टर पर्यटन, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश वर्मा जी, गंगा सिंह जी और सभी अधिकारीगण, दुग्ध सरकारी संस्थाएं जितनी भी आई, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला। मैं जितनी भी दुग्ध सहकारी संस्थाएं थी, जब वो मंच पर आकर कुछ लोग बात कर रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा और बड़े गौर से सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्या परिवर्तन आपके जीवन में आए। हमारी सरकार को 11 दिसंबर को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने कभी भी ये सोचकर राजनीति नहीं की कि मुझे राजनीतिक लाभ के लिए और चुनावों को देखकर जनता को फायदा करना है। मैं आप जैसे परिवार से आता हूं। चौधरी चंद्र कुमार जी ने ठीक कहा, हम भी ग्रामीण परिवेश से आए। हमारी माता जी तो आज भी गांव में खेती करती है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने दूध का मूल्य बढ़ाया, कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं आप जैसे परिवेश से उठकर राजनीतिक की बुलंदियों पर पहुंचा, और जब मैंने महसूस किया कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना चाहिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान, आम किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना चाहिए, उस दृष्टिगत से मैंने सोचना शुरू किया। और जब आदमी सोचता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग अधिकारियों का होता है। कहा कि आप नई व्यवस्था ला रहे हैं, हम तो दूध का मूल्य 2 रुपये बढ़ाते हैं, वो भी चुनावों से पहले 2 या 3 या साल में 5 साल के जो सरकार आती है 2 या 3 रुपये बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि मेरा मकसद चुनाव नहीं है, चुनाव तो हमारे 2027 में होगा। मेरा मकसद गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पैसा कैसे पहुंचाना है, इस दृष्टि से आपको इस योजना को लागू करना पड़ेगा। कहा 2 से 5 रुपए बढ़ा देते हैं, बजट नहीं है, 5 से 7 रुपए बढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उससे दूर का सोचता हूं, और मैंने दूसरे बजट में आप लोगों के लिए 13 से 15 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया, जो गाय पालक थे और जो भैंस पालक थे उनके लिए भी इतना ही बढ़ाया। कोई अंतर नहीं हमने पैदा किया, उनको 55 रुपए की। और ये यहां रुकने वाला नहीं है, ये आगे और आने वाले समय में आपको अच्छी सूचना देने वाले हैं। मैं इसकी घोषणा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब हमारा बजट आएगा, आपने बजट देखना है सब, जो मार्च में प्रस्तुत होगा, उसमें जो भी दुग्ध उत्पादक है उनकी सब बातों को ध्यान में रखकर दूध के मूल्य में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी। और पशुपालक कौन होता है? आजकल पुरुष लोगों ने तो काम करना थोड़ा कम कर दिया है, और बेचारी माता, हमारी बहनें, माताएं अब दूध उत्पादन की तरफ बढ़ रही है। सोच रही है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, मेरे पास कुछ आए। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? महिलाओं को फायदा होने वाला है।
हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में 5 बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। पहला बिंदु ये, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल दूध का रेट बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। उस घर में किस रूप में और अधिक पैसा पहुंचे ताकि उसकी आय बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। मैं कहीं भी जाता हूं प्रदेश के किसी भी जगह में, हमारी बेटियां मिलती है, हमारे बेटे मिलते हैं। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा पानी पिलाने वाले वो होते हैं। मैंने उनसे पूछा, हॉस्पिटलिटी सेक्टर बोलते हैं उसको। मैंने उनसे पूछा कितने पैसे मिलते हैं? बेंगलोर में 15,000 रुपया मिलता है, क्या गुजारा करे? चंडीगढ़ में 15,000 रुपया मिलता है, क्या गुजारा करे? अगर उसके घर में ही पैसा आ जाए और अपना जीवन यापन अपने आप ही गांव में अच्छी तरह से कर सके, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सोच है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, आप उस समय के मेरे भाषण उठाकर देख लीजिए कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मतलब हमने आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, 5 साल बाद जनता हमको बदल देगी, तब तक हम सुख प्रदान करते रहे। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और ये व्यवस्था कृषि विभाग में नहीं हो रही है, पशुपालन विभाग में नहीं हो रही, सभी विभागों में हम व्यवस्था परिवर्तन की तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई जगह मतभेद हो जाते हैं कई बार, लेकिन उन मतभेदों को भी हम संवाद के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हुए मैंने देखा गांव में हमारी माताएं, हमारे भाई मनरेगा के तहत काम करते हैं। 240 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है। असेसमेंट करके वो 170 रुपये रह जाती है, 175 रुपये रह जाती है, 190 रुपये रह जाती है। अगर पंचायत प्रधान जी और सेक्रेटरी थोड़े अच्छे होंगे तो 230-40 रुपये मिल जाती है। ऐसा होता है। तो मैंने कैलकुलेट किया बजट में और आपने देखा होगा हमने उसमें 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। आज मनरेगा की दिहाड़ी हिमाचल प्रदेश में 300 रुपया प्रति व्यक्ति है। अब असेसमेंट में कम से कम 250 रुपया, 350 रुपया 100 दिन के रोजगार का पड़ रहा है। उसके बाद जिसने पशुधन रखा होता है, उस पशुधन के द्वारा रोज सुबह सुबह गोबर भी उठाना पड़ता है, शाम को भी उठाना पड़ता है। उस गोबर को जब आप खेत में डालोगे और यूरिया का प्रयोग नहीं करोगे, हमने कहा कि अगर कोई मक्की पैदा करता है, पहाड़ की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्री जी को। कृषि मंत्री जी ने उसमें रुचि दिखाई। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है और अगले वर्ष से माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है, गेहूं भी खरीदें। ये यहां रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ आपको 4 और 5 साल में होगा। सरकारें आती है, सरकारें चले जाती है। जब हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा देंगे, वो जीवन भर ये याद रखेंगे कि इस सरकार के नेतृत्व में हमारी आय में वृद्धि हुई। इसलिए हमने कहा मनरेगा, प्राकृतिक खेती, दूध और जो गौशाला में गौ सदन चलाते हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी कह रहे थे खुद जाकर देख के आए। हमने कहा कि उसमें अगर एक गाय रखने वाला व्यक्ति है तो उसको 700 से 1200 रुपए दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और जब आपको गोबर की जरूरत होगी, जब मक्की का रेट अगले वर्ष और बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे गाय घर में ही रखते हैं, इसके गोबर से पैसे तो मिल रहे हैं। अगर हम एक परिवार से
30 रुपए किलो के हिसाब से 20 क्विंटल हम मक्की खरीदते हैं तो 1,20,000 उसकी जेब में जाता है। उसके साथ आप गाय के दूध को भी अगर पशुपालन का धंधा बनाते हैं उससे आपको आय होगी। ये बात मैं आपको इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूं, सरकारी क्षेत्र में हमारे 4 या 5 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलाकर लोग हैं। सरकारी क्षेत्र में 4-5 लाख लोग हैं, 1,76,000 परिवार है और 2,30,000 के करीब रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जब हम हर महीने उन पर 2,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और साल का 24,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो गांव के लोगों का भी संपदा पर अधिकार है। गांव के लोगों के हाथ में भी पैसा मिलना चाहिए। 24,000 करोड़ रुपया तो हम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन और पेंशन पर खर्च करते हैं, हर साल खर्च करते हैं। अगर हम गांव में 5,000 करोड़ रुपया भी डाल देंगे तो ये दूध का मूल्य भी आगे जाएगा और ये मक्की का मूल्य भी और बढ़कर आएगा। मैं उस दृष्टि से काम कर रहा हूं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में मैंने आपको कहा। अब सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को कोई बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, जिस प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ाकर रखा हो, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता पर, परिवार के प्रत्येक सदस्य पर 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको देकर गई है। 6th पे कमीशन लागू कर दिया सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का, उसका 10,000 करोड़ रुपया हम पर छोड़कर गए। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे बारे में तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। मुझे जानकारी भी नहीं होती, पता नहीं कहां से दिल्ली के नेशनल मीडिया में आज तक कभी इतना दिखाया नहीं गया जितने में जो देश के लोग हैं, नेता है, उस प्रकार की बातें करते हैं। हम उससे विचलित होने वाले नहीं हैं, ना ही घबराने वाले। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार थी, राजनीतिक लाभ के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। किस रूप में बांटी? चुनाव का वर्ष था 2022, कहा या वेटरनरी डिस्पेंसरी दे दो, नोटिफिकेशन कर दी। यहां स्कूल दे दो, +2 स्कूल दे दो, नोटिफिकेशन कर दी। ना टीचर भर्ती किए, ना वेटरनरी डिस्पेंसरी में वेटरनरी फार्मेसिस्ट और डॉक्टर भर्ती किए। हेल्थ का ये स्वास्थ्य संस्था सिविल हॉस्पिटल बना दिया, 50 बेड से 100 बेड का कर दिया। डॉक्टर है नहीं, ऐसे तो हम सब जगह कर देंगे। नोटिफिकेशन करनी है, लोगों को खुश करना, और चुनाव के वक्त बोर्ड लेके फिर किसी ने जाना कि मैंने ये नोटिफिकेशन करा दिया। उस नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं, जिस नोटिफिकेशन के कारण आपके गांव में डॉक्टर ना पहुंच सके। क्या फायदा उसका? कितने हेल्थ इंस्टीट्यूशन बगैर डॉक्टरों के खाली है। इसी मंच पर हमारे छोटे भाई आके बोल रहे थे कि हमारे तो वेटरनरी फार्मेसिस्ट भी नहीं, वेटरनरी डॉक्टर तो नहीं है। तकरीबन 900 के करीब हम वेटरनरी फार्मेसिस्ट बनने जा रहे हैं। स्कूलों का हाल देखिए आप, बड़े खुश होकर हम सवेरे अपने बच्चे को स्कूल भेजते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। गांव के स्कूल में जो बेचारा जितनी क्षमता उसके हिसाब से बेहतर, गांव में कोई प्राइवेट स्कूल ढूंढ गया टाई वाला, उसमें चले गए। और स्कूल संस्थाओं का ये हाल है, हर मन से बोलता हूं मैं कि 5वीं का बच्चा जो है वो दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। ये हाल पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके चली गई है। खोल दिए शिक्षा संस्थान, 600 संस्थान खोले। सुक्खू जी ने 600 संस्थान बंद कर दिए, रोज आए दिन गालियां देते हैं।
संस्थानों में टीचर नहीं है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता गुणात्मक शिक्षा में, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन में। गांव में तो और बुरा हाल है, क्योंकि मैं खुद गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, आम स्कूल में पढ़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे समय तो टाट हुआ करती थी, बाद में बेंच मिलते हैं। लेकिन गांव के स्कूल का ये हाल है कि क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए, 20 राज्य हमसे आगे हो गए। ये हाल है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी का कि वो कैबिनेट में 6000 पोस्टें लेकर आए। हमने तुरंत प्रभाव से 6000 पोस्टों को सैंक्शन किया, 3000 को नौकरी भी दे दी और 3000 के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टेस्ट भी हो रहे। क्यों? क्योंकि हर स्कूल में शिक्षक पहुंचे। मैं किसी गांव के अगर काशापाट के स्कूल में 8वीं क्लास कर दूं, 10वीं क्लास कर दूं और प्राइमरी वाले ही 2 टीचर है, तो मैं उस गांव के लोगों को भी धोखा दे रहा हूं, उस जनता को भी धोखा दे रहा हूं। आईजीएम से आप जाते हैं, एक बिस्तरे पर 2 लेटे होते हैं कैजुअलिटी में। डॉक्टर थका मारा 72 घंटे ड्यूटी देता है। आज आप आईजीएमसी में जाइए, हमने कहा इसको बढ़ाकर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कर दीजिए। आज एक बेड पर एक पेशेंट आपको मिल रहा है। और मैंने कहा है कि हम डॉक्टर पेशेंट और स्टाफ नर्स पेशेंट का वर्ल्ड क्लास हम रेशो रखेंगे। हम इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा कहां है? ये ऐसे ही हो रहा है मुफ्त में, ये पैसे से ही हो रहा है। अगर आज आपको दूध का पैसा मिल रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को हमने बंद किया है। उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके हमने अधिकारियों पर भी नकेल लगाई है और जो भ्रष्टाचार से आपकी संपदा को लूट रहे थे उसको रोकने का हमने प्रयास किया। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में जब से हमारा खजाना खाली था, हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया और अगले बजट में वो मैंने जनता में बांटा। ये सब चीजें आपके लिए हैं। हम राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं कर रहे। 3 साल बाद हर दिन तो हमको चुनौती मिलती है। आपदा आई, पूरे प्रदेश में आपदा आई, 551 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। उस आपदा में अपने आप को उन्होंने खो दिया। 23,000 घर पिछले वर्ष की आपदा में 23,000 घर या तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। कई परिवार तो मुझे ऐसे मिले, मैं पूरी जगह गया, पूरी जगह मैंने आपदा में गया, किन्नौर से लेकर उन्ना से लेकर पूरे प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई थी। हमारे जीवन काल में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। एक ही दिन में 14 अगस्त 2023 को मैं कुल्लू में जाने की तैयारी कर रहा था। 51 मौतें लहासा गिरने से, घर ढहाने से हो गई। एक ही दिन में इतनी मौतें कभी नहीं हुई। आंकड़ा पता किया गया कि 551 लोग हम सबको छोड़कर चले गए। उनके घर बसाने का जिम्मा था। जिसने पाई जोड़कर एक घर बनाया होता है। हिमाचल प्रदेश में 75 लाख की जनसंख्या, बड़ी मुश्किल से एक घर हिमाचल के आम लोग बनाते हैं। दूसरा घर कभी शिमला या पैसे हो जाए तो चंडीगढ़ में ले लेते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से लेते हैं। और जिसका एक एक पाई जोड़कर दिन रात की मेहनत करके आपदा में उसका घर बह गया, पीने के पानी का गिलास तक न बचा, बच्चों के स्कूल जाने का बैग तक न बचा, उन परिवारों को बसाने की जिम्मेवारी हमारी थी। हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि जिस तरह उत्तराखंड में आपने स्पेशल राहत पैकेज दिया है, गुजरात में दिया है, हिमाचल प्रदेश को भी तो दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य उस आपदा से लड़ने के लिए सड़कों पर खड़े रहे। विक्रमादित्य जी को जिम्मा दिया कि पूरे सेब बेल्ट में आप सड़कों को खोलिए और सेब हमारा मार्केट में समय के अनुसार जाना चाहिए। उस समय 2 महीने में सड़कों को खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किया ताकि हमारे बागवान का सेब बगीचे में न सड़े, बाकी आड़ती के पास पहुंच जाए, सब्जी मंडी में पहुंच जाए, मंडियों में बिके। ये हमने किया। फिर उन परिवारों को बसाने की बारी है।
कहा प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए में तो आजकल वॉशरूम भी नहीं बनता है। अधिकारी बोले नियम में आप नहीं कर सकते, कानून है, आप नहीं कर सकते। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, और जो घर बनाने के लिए आपदा राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए की। तो पिछले कल उन्होंने मांग नहीं की। ये संवेदनशीलता है सरकार की, मैं ये बताना चाहता हूँ। पिछले कल में स्मेज में रामपुर के लवी मेले के समापन समारोह में मैंने कहा कि उन परिवारों को भी जिनके घर ढह गए हैं हम 7 लाख रुपया देंगे, और जिनके मृत्यु का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 7 साल लगते थे, मैंने उनके लिए भी नियम चेंज कर दिया ताकि उसके परिवार को राहत राशि मिले और उनको डेथ सर्टिफिकेट आने वाले 15 दिन के भीतर उपलब्ध करवा दिए जाए। ये दर्द आपका हमारे सीने में है, ये पीड़ा हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, किसान तक, महिलाओं के सम्मान तक, युवाओं को रोजगार देने तक हम कैसे आगे बढ़े। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने 5 साल में 20,000 नौकरियां दी सिर्फ, और सारे केस कोर्ट में फंसे रहे, नौकरियां नहीं मिल पाई। हमारी सरकार आई, हमने जीओआईटी का 817 और जितने भी रिजल्ट थे उन सबको हमने निकाला। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अभी रेगुलर नौकरियां चल रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2,000-3,000 के करीब हम रोजगार दे चुके हैं, और जो और रोजगार दे रहे हैं हम, चाहे आउटसोर्स के माध्यम से, चाहे पक्की नौकरी के माध्यम से, पुलिस में भर्ती शुरू हो रही है। तकरीबन 20,000 नौकरियां हम 2 सालों में निकाल चुके हैं। हर जगह संस्थान खाली है, संस्थान खोलने का नाटक करते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, अब क्या करते हैं, पैसे कमा लिए हैं, सरकार गिराने का नाटक, सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। सरकार गिराने की कोशिश की गई, 9 विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला, लेकिन हम उससे घबराए नहीं। और मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल के देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम फिर 40 में पहुंचे। सत्ता का दुरुपयोग करके जो लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, हिमाचल की जनता उसको जानती है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप मिले ना मिले, लेकिन आपका दर्द हमारे सीने में हमेशा है। आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में व्यापक फेरबदल किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में व्यापक फेरबदल किया जाएगा। ये जो दुग्ध उत्पादन आपका आज हमने केंद्र का उद्घाटन किया, क्यों किया? इसलिए किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए। कहीं ये ना हो कि हमारे पास इतना ज्यादा दूध हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ना। अभी व्यवहार में हम 250 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में। डेयरी उद्योग को बढ़ावा करना हमारा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? सुन्नी, लूरी, धौलासिर प्रोजेक्ट, जो बहता हुआ पानी इस प्रदेश की जनता का सोना है, उसमें उन्होंने समझौता किया। हमारा हक नहीं मिल रहा है। हमें बोल रहा कि जिंदगी भर आपको हम 12% देंगे, 100 रुपए में से 12% देंगे, और जब जो लाभ होगा 88% का, जो 10 साल बाद मिलेगा, उसमें आपका कोई हक नहीं है। हमने कहा ये चलने वाला नहीं है। हमने उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने कहा सुन्नी, लूरी, धौलासिर, अगर हमारी नीति के अनुसार 12, 18, 30 और 40 साल बाद इस प्रोजेक्ट को हिमाचल की जनता को नहीं देंगे, 40 साल बाद, तो हम ये प्रोजेक्ट आपके से ले लेंगे, चाहे हम अपने खर्चों से पूरा करें, पर हम उसे पूरा करेंगे। ये गोल्ड माइंस है। हम 40 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल की जनता और हिमाचल की युवा पीढ़ी यहां होगी। उस अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हिमाचल कैसे सामर्थ्य बने, हिमाचल कैसे अपने पांव पर खड़ा हो, हिमाचल का हर व्यक्ति गर्व से जाकर छाती तान कर बोले कि मैं आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश से आया हूं, और 2032 में यह कहे कि मैं हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के प्रदेश से आता हूं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये कैसे होगा? जब शिक्षा संस्थान अच्छे होंगे। ये कैसे होगा?
जब हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे। ये कैसे होगा? जब ऐसे दूध प्रसंस्करण केंद्र बनेंगे, उस ढंग से होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए मैं करना चाह रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम लोग राजनीति में आए हैं, हम लोग आप लोगों की सेवा में आए हैं। निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना चाहते हैं, शहर के लोगों को समृद्ध करना चाहते हैं। आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आप कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आए थे कि हमारा दूध बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि 2 रुपये बढ़ेगा, जिसको जरूरत होगी बेचारे वो जाएगा। लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत है। मैंने कहा है 10 जो दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां हैं, उसमें आने वाले 31 मार्च से पहले सबका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। हर एक परिवार के घर में जो दूध पैदा करने वाला व्यक्ति है, उसके पैसे उसकी सुविधा के अनुसार हफ्ते में चाहती है, हर दिन चाहती है, 15 दिन में चाहती है, एक फॉर्म भरकर उसको हम उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश की सोसाइटियों में ये उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि पहले पायलट तौर पर देखना पड़ता है। और निश्चित तौर रहिए, जो मांग कर रहे थे वो कुछ चीजें बजट के समय के लिए आपने रखनी है। दुग्ध उत्पादक जो भी हमारा परिवार है, उसके अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। प्राकृतिक खेती वाला जो परिवार है, उसके भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करना चाहते हैं। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद आप बताइए, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे। राजनीतिक लाभ अगर हमने देखना होता तो हम देते 2027 में। हमने राजनीतिक लाभ नहीं देखा, हमने सामाजिक सुरक्षा देखी। और सामाजिक सुरक्षा में हमने उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, पता नहीं साथ रहे ना रहे, लेकिन उन बुजुर्गों का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। हमने अनाथ बच्चों की पढ़ाई का 27 साल तक की उम्र का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार ला रही है, 2 साल के भीतर हमने किया। विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा, विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, डॉक्टर पढ़ती है या पीजी करती है, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ला रही है। 1500 रुपये महीना हमने देना शुरू कर दिया। महिलाओं की ताकत को हम मजबूत करना चाहते हैं। पुलिस में भर्ती में हमने 30% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रदेश में हमारे परिवार की प्रमुख भूमिका में, जो परिवार को दिशा देती है, जो परिवार को प्रेरणा देती है, वो महिला होती है। इसलिए हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कई जगह और हम दिव्यांग बच्चों के लिए आज तक कोई अच्छा स्कूल नहीं है। अपंग बच्चा है, उसके लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं। हम कंडा घाट में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने जा रहे हैं, जिसका नींव पत्थर मैं अभी जल्दी रखने जा रहा हूं, जहां बच्चों का प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक और उसके बाद कॉलेज तक की पढ़ाई वहां होगी। और किसी दिव्यांग बच्चे के साथ जिसकी माता उसके साथ रहना चाहती है, उसके लिए भी हॉस्टल का निर्माण कंडा घाट में कर रहे हैं। ये सब चीजें हमने अनुभव की है। इन लोगों ने कोई मांग नहीं की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने रिज में ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली, तो एक परंपरा होती है कि आप सचिवालय जाते हैं, सचिवालय में अधिकारी आपको लेखा जोखा देते हैं। मैं वहां नहीं गया। मैं अनाथ बच्चों के आश्रम में गया, बेटियों के आश्रम में गया। वहां मैंने देखा कि किस ढंग से रहती है, उनके खाने का ढंग देखा, उसके रहने का ढंग देखा। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार लग गई जहां इन बच्चों को हमने बोला सरकार ही माता है, सरकारी पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। आज हर बच्चे के अकाउंट में 27 साल तक 4,000 रुपया जाएंगे। अगर वो डॉक्टर बनता तो 1.5 लाख रुपया उसके पास जाएगा। हॉस्टल की फीस पूरी सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को घुमाने के लिए मंदिरों में ले जाते हैं, या गोवा घुमाने ले जाते हैं, या केरला घुमाने ले जाते हैं, या किसी और क्षेत्र में घुमाने ले जाते हैं, उसी तरह इन बच्चों को साल में, कल हमारी कैबिनेट है उसमें रूल में परिवर्तन कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी साल में, जो अपनी माँ को खो चुका, अपने पिता को खो चुका है,
उन बच्चों को भी साल में एक बार बाई एयर घूमने का मौका 15 दिन के लिए हमारी सरकार देगी और 3 स्टार होटल में रहने का खर्चा देगी, ताकि उनके मन में ये हीन भावना ना आए कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में चले गए, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, तो हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। तो ये संवेदनशील सरकार है। सुमेश के लोग थोड़ी आए हमारे पास कि हमारे मकान गिर गए हैं, हमने भावना को देखा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी दुग्ध उत्पादक हमारे यहाँ आए हैं, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले बजट में किसान आधारित हमारा बजट हम करने जा रहे हैं, जहां किसानों की सुविधाओं के लिए, किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, आम नागरिक को कैसे मजबूत किया जाए। बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन किसान आधारित बजट को भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी के 8 रुपए डाइट मनी मिलती थी, हमने एकदम बढ़ाकर 1000 रुपया किया। क्यों किया? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमने बंद किए, उससे पैसा कमाया। कैसा होता था भ्रष्टाचार में, तो बताना चाहता हूं। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी हर साल, 1500 करोड़ रुपया एक साल में आना था। पिछली सरकार क्या करती रही कि 10% बढ़ाकर उन्हीं को देती रही, तो 150 करोड़ हो गया, 1500 से 1650 हो गया, 10% बढ़ाकर देती रही। मैंने उस व्यवस्था को बदला और जब मैंने ऑक्शन की, उनका 4 साल में 600 करोड़ आया। हमारे एक ही ऑक्शन में 600 करोड़ रुपया आया, जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूं। और एक देखिए, मैं जनता के पास क्यों रखना चाह रहा हूं ये बातें, क्योंकि आपको भी समझना है। और हमने शराब की बोतल पर कहा इस पर 10 रुपए मिल्क सेस लगेगा। मैंने जो शराबी होगा वो 10 रुपए का दूध भी पीने का मिल्क सेस देगा, सुबह दही भी खाएगा, बोलेगा तोड़ लगाओ आ जल्दी। देसी भाषा ना, तोड़ लगे दही नहीं है, तो उस पर हमने 10 रुपए सेस लगाया। और पता कितनी इनकम आई एक साल में? 120 करोड़ रुपया मिल्क सेस के रूप में आया, जो आपके बीच में मांगा। अब हमने कहा कि एक पीके सेस लगेगा, जो पीने वाला होगा उसको सेस लगेगा। उसका नाम मैं आपको अभी बताता हूं। वो कहां खर्च होगा? जो आप मक्की की खेती करते हैं 30 रुपए किलो दे रहे हैं, जो आप गेहूं खरीदेंगे 40 रुपए के खरीदेंगे, वो उससे हम निकालेंगे पीके सेस। तो वो मेरे से अधिकारी पूछे ये क्या हुआ? मैंने बोला ये प्राकृतिक खेती सेस है, इसका छोटा नाम पीके सेस है। तो ये सब चीजें से हम पैसा कमा रहे हैं आपके लिए, और ये आप में बांटने के लिए कमा रहे हैं। मैंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, हम बजट आपके लिए नहीं करना चाह रहे, हम बजट गरीब जनता के लिए लेना चाह रहे। जो आपका रूटीन का बजट भारतीय जनता पार्टी का चला, उसमें जो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं वो हम जनता के बीच बांटेंगे। तो ये चीज हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जब तक हमारी सरकार है, आपकी संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। आपका अधिकार है गांव में बैठे समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचने का, सरकार की योजनाओं का लाभ हमारी सरकार आपको देना चाहती है। ये आपकी संपदा है। हम तो 5 साल के लिए आप चुनकर भेज देते केयर टेकर के रूप में, 5 साल बाद। लेकिन 5 साल के बीच में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी संपदा को ना तो लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। 5 साल बाद आप फैसला करिए, जिस मर्जी को लाइए, लेकिन 5 साल तक हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आने वाले समय में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हम योजना लेकर आए हैं। काम चल रहा है, कितना बजट आएगा? इनकी तरह नहीं हम करेंगे, बीजेपी की तरह जो पिछले 5 साल रही है। आज ही आपको स्कूल चाहिए, चुनाव है 6 महीने पहले +2 दे दिया, मास्टर दिया ही नहीं। उस स्कूल का क्या किया? आपको भी धोखा दिया। बच्चा भेज दिया +2 करने वाला, पास ही नहीं हो रहा, फिर कॉलेज में भेज दिया, फिर वो कंपटीशन में ही नहीं आ पा रहा।
तो हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं और एक्सीलेंस स्कूल में पूरे बच्चों को हम पूरे बच्चों के लिए पूरे टीचर उपलब्ध करवा रहे हैं। और गांव में अगर एक बच्चा भी किसी पंचायत में पढ़ने वाला होगा, अगले एकेडमिक सेशन से अगर मुझे उस बच्चे को एक्सीलेंस स्कूल में उसके नजदीक के दायरे में लाने के लिए 15,000 रुपया भी देना पड़े गाड़ी का, हमारी सरकार 15,000 रुपये भी उसको गाड़ी का देने के लिए तैयार। लेकिन ऐसे स्कूल खेलने के हम पक्ष में नहीं रहते जहां नोटिफिकेशन कर दी जाए 20 बच्चे हो और टीचर ही ना हो। वो बेचारा टीचर भी स्कूल के गांव के लोग इकट्ठे होकर पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ के आए, आप पढ़ा लो, उसके सहारे चल रहा है। ऐसे हम शिक्षा संस्थान नहीं खोलना चाहते, हम क्वालिटी एजुकेशन के शिक्षा संस्थान खोलना चाह रहे हैं। हमारी सरकार इस ओर भी बहुत ध्यान दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी दुग्ध उत्पादक संस्थाओं के जो सभी लोग आए हैं, सदस्य आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने को इस व्यवस्था में आप आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आपके आने वाले समय अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उसका लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, ये हमारी सरकार की सोच है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।